जय हिंद दोस्तों। B2I क्लासेज में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बताया था कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए मैं प्रत्येक दिन आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसमें मैंने 10 सीरीज का वादा किया था, तो उसके लिए मैं ये दूसरा सीरीज लेकर आया हूँ। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम इन सारे क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्तों। देखिए, इन सारे वीडियोओं को आप देखिए, 10 सीरीज डलेगा, एक एक करके हर एक दूसरे दिन बाद दूसरा सीरीज डलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन देख कर ही आप एग्जाम देने जाएं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? ऑप्शन ए है उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन बी है उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए। ऑप्शन सी है ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी। चलिए, उपभोक्ता कानून, उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर का है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपके आने वाले एग्जाम में इसके आने की संभावना है। तो इसे हम अच्छे से देखते हैं और एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन को तोड़ के बनाएंगे और उसको बताया जाएगा। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है दामोदर नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, ऑप्शन डी है कोसी नदी। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, महानदी। हीराकुंड नदी परियोजना महानदी पर स्थित है। यह परियोजना, हीराकुंड नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का एक शहर है संबलपुर। संबलपुर, उससे 15 किलोमीटर दूर हीराकुंड नदी परियोजना है। हीराकुंड नदी, हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? हीराकुंड भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है गोबर, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी है कोयला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अब हम जानते हैं बायोमास ऊर्जा किसे कहते हैं। जो ऊर्जा किसी जानवर या पौधे के अवशेष से प्राप्त होते हैं, उस ऊर्जा को हम बायोमास ऊर्जा कहते हैं। यह नवीकरणीय ऊर्जा भी होता है। तो देखिए, लकड़ी हम किसी पेड़ या पौधे से प्राप्त करते हैं, गोबर किसी जानवर से प्राप्त करते हैं, कोयला भी किसी लकड़ी से प्राप्त करते हैं। तो ये सारे लकड़ी, गोबर, कोयला, ये बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है। लेकिन परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। देखिए, कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से है? एक नंबर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा,
और 8 हो जाएगा गुजरात। ये 8 राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा विश्व में कितने देश से होकर गुजरता है? तो ये 17 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। विश्व में ये 17 देशों के बीच से कर्क रेखा गुजरता है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जीके का आपका A to Z सीरीज चलाऊंगा, उसमें पूरी चीज आपकी तैयारी कराऊंगा, पूरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए हम दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? ऑप्शन ए बांद्रा टर्मिनल, ऑप्शन बी है बोरी बंदर, ऑप्शन सी है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ऑप्शन डी है दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भारत का प्रथम रेल टर्मिनल है। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए हमारा फ्रांस, रूस, जापान, चीन और भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, चीन और जापान, ऑप्शन सी है भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और श्रीलंका, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। इसके अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? जिनकी कार्य अवधि 2 साल तक होती है 10 और अस्थायी 5। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5। अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? अभी संयुक्त राष्ट्र परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए ये श्री माइकल मोसा एडमो है। श्री माइकल मोसा एडमो है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अभी अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, असम राज्य भारत का पहला राज्य है जो जहां पे सर्वप्रथम जीएसटी लागू हुआ था। अब थोड़ा जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह टैक्स एक अप्रत्यक्ष टैक्स है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष टैक्स है। ये लागू कब हुआ था? ये भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। विश्व में सर्वप्रथम कौन सा देश है जो जीएसटी लागू किया था? तो फ्रांस। फ्रांस को जीएसटी का जनक कहा जाता है। यहाँ 1954 में जीएसटी लागू हुआ था। अभी 140 देश ऐसे हैं जहां पे जीएसटी लागू है। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत ये विधेयक आया था? ये 101वें संविधान संशोधन के तहत ये बिल जीएसटी बिल आया था। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें से एग्जाम से ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक जो था उसका लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है गुटेनबर्ग, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या रहा? ऑप्शन ए कम कीमत वाली मशीनों का विकास, ऑप्शन बी है भेदभाव टैरिफ नीति, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, ऑप्शन डी है न तो ए और न तो बी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, ए और बी दोनों।
चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमर बेल किसका उदाहरण है? स्वपोषक का, परपोषक का, परजीवी का, और इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, परजीवी का। अमर बेल परजीवी का उदाहरण है। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005, 2009, 1990 और 2005। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। लेकिन ये क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है। देखिए शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये 2009 में पारित हुआ था, लेकिन यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ 2010 होना चाहिए। ये दो जगह ऑप्शन दिया है, सॉरी, ये ऑप्शन डी होगा 2010। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीनों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तीनों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है तट, ऑप्शन बी है द्वीप, ऑप्शन सी है प्रायद्वीप, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो तीन तरफ से घिरे हुए क्षेत्र को हम प्रायद्वीप कहते हैं। लेकिन चारों तरफ से पानी से घिरे हुए क्षेत्र को, ये कोई जगह है इसके चारों तरफ से घिरे हुए क्षेत्र को पानी से, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द्वीप। और तीन तरफ से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीप। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निर्जलीकरण, ऑप्शन बी है प्रस्वेदन, ऑप्शन सी है निथारना, ऑप्शन डी है आसवन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, प्रस्वेदन। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है हिमालय, ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, अरावली। अरावली का सबसे ऊंचे पर्वत, ऊंचे चोटी का क्या नाम है? अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचे चोटी का क्या नाम है? ये गुरु शिखर। ये कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? जुलाई 2000 में, मार्च 2002 में, ऑप्शन सी है मार्च 2004 में, ऑप्शन डी है 21 जनवरी 2004 को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, 21 जनवरी 2004 को। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है शिवालिक, ऑप्शन बी है हिमाद्री, ऑप्शन सी है हिमालय, ऑप्शन डी है त्रिकुट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, हिमालय के दक्षिणी भाग को हम शिवालिक कहते हैं। यही उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी भाग को हिमाद्री कहते हैं, हिमाद्री। इसे महान हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं, लेकिन हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं इसको। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो और चेचक रोग किसके कारण होता है? जीवाणुओं के संक्रमण के कारण, प्रोटोजोन संक्रमण के कारण, एलर्जी के कारण, विषाणु के संक्रमण के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, विषाणु के संक्रमण के कारण पोलियो और चेचक रोग होता है। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन भारत में कौन से राज्य में होता है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, केरल में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। विश्व में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? थाईलैंड में रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय अर्थशास्त्र में परिवहन के सर्वप्रमुख साधन कौन से है? ऑप्शन ए है और राज्य मार्ग, ऑप्शन बी है जल मार्ग, ऑप्शन सी है रेलवे, ऑप्शन डी है एयरवेज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य मार्ग परिवहन के प्रमुख साधन में से एक है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 22। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, 22। चेहरे पे हड्डियों की संख्या 14 होती है और कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। टोटल खोपड़ी में 22 हड्डियों की संख्या होती है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए कंडेला, ऑप्शन बी है हेनरी, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है ओम। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नर्मदा नदी अरब सागर में जाके गिरती है। चलिए दोस्त, ताप्ती नदी भी अरब सागर में ही गिरती है। सिंधु नदी भी जाके अरब सागर में ही गिरती है। ये प्रमुख नदियां है सिंधु, नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में जाके गिरती है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? ऑप्शन ए है बर्फ, ऑप्शन बी है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है अशुद्ध जल, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। NaOH सूत्र वाले यौगिक, देखिए यौगिक मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। यौगिक कैसे होता है? यौगिक का समान नाम क्या है? ऑप्शन ए है कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी है सोडा एस, ऑप्शन डी है पोटास। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सर्वाधिक उपयोग साबुन या सफाई वाले सामान जो बनते हैं क्लीनर के रूप में, इसका ठोस रूप में उपयोग होता है। ठोस रूप में साबुन बनाने में, क्लीनिंग के सामान बनाने में, इसका ठोस रूप में कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आर्द्रता है? 50%, 25%, 0%, 75%। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 50%। देखिए सही आर्द्रता 30 से 60% के बीच में माना जाता है। तो हमारा ये 50% बीच में है। तो स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आर्द्रता 50%। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे अच्छे से याद करिए और जब अपना याद हो तो उसका रिवीजन करिए। अगर मेरे वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। और मेरे परिवार के साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।